Hello friends, welcome back to my YouTube channel. This is Aradhya मुदगल. Before I proceed ahead और आपको वीडियो में आगे बताऊं केमिस्ट्री को अच्छे से कैसे पढ़ा जाना चाहिए फॉर एनी कॉम्पिटिटिव एग्जाम, क्या आपकी अप्रोच होनी चाहिए. आई विल गिव यू अ स्मॉल बैकग्राउंड अबाउट माई सेल्फ रेलिवेंट टू दिस फील्ड. So right now I have completed my 4th year of the undergraduate course at IIT BHU Varanasi. Before joining the IIT, and clearing JEE mains in advance, I also cleared KVPY for the fellowship with a all India rank of 324 and 90% interview score. Apart from all this, आज के टॉपिक से रिलेटेड एक और चीज़ थी कि जो नेशनल केमिस्ट्री ओलंपियाड होता है वो भी क्वालिफाई किया मैंने और बोर्ड में भी 97% से अबव स्कोर है. तो आई थिंक कि मेरी जो भी एडवाइस होगी वो आपको काफ़ी वैल्यूएबल होगी और कुछ आप उससे की टेकअवेज ले पाएंगे. तो आपसे दो रिक्वेस्ट है. एक तो प्लीज़ इस वीडियो को आखिरी तक देखिए अगर आपको मैक्सिमम बेनिफिट उठाना है. फास्ट फॉरवर्ड मत करिए. फास्ट फॉरवर्ड करेंगे तो चीज़ें तो सुन लेंगे लेकिन उन्हें आप अप्लाई नहीं करेंगे. और तीसरी चीज़, जो भी कंटेंट है, अच्छा स्टडी मटेरियल है जो मेरे पास आता है, जो मेरे फ्रेंड्स का है या फिर जो भी हम आगे क्रिएटिवली आप लोगों को प्रेजेंट करेंगे, वो सारा मेरे टेलीग्राम चैनल के थ्रू होगा जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में आराम से मिल जाएगा. जैसा कि आप सब लोग जानते हैं, केमिस्ट्री सब्जेक्ट के 3 मेजर पार्ट्स होते हैं: फिजिकल केमिस्ट्री, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री एंड इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री. तीनों को अप्रोच करने का तरीका एकदम अलग है अपने कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए. और यहाँ मैं कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स का मेरा मतलब है प्राइमरीली JEE मेंस, JEE एडवांस, नीट और एम्स. और जितने एग्जाम्स होते हैं उसमें भी ये वाले कंसेप्ट इक्वली वैलिड हैं क्योंकि ये जो 4 एग्जाम्स हैं ये टेक्निकल या जो साइंस फील्ड के सबसे अच्छे एग्जाम्स में से एक है. ठीक है, तो हम लोग केमिस्ट्री में सबसे पहले स्टार्ट करते हैं इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री से. आप में से बहुत सारे लोग होते हैं जो कि दुनिया भर की बुक्स लगाते हैं इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, नए नए कंसेप्ट्स पढ़ते हैं, नए नए कंपाउंड्स के बारे में पढ़ते हैं, सब कुछ करते रहते हैं, लेकिन एंड में क्या होता है, रिजल्ट में चीज़ें नहीं शो होती. उसका एक रीज़न है कि जितने भी इंडिया के कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स हैं सारे NCERT को फॉलो करते हैं, खास करके इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में. तो एक बात जो मैं आपको बताना चाह रहा हूँ ये है जिस पे आप एकदम गांठ बांध लीजिए कि इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का आप जो भी इक्वेशन, जो भी रिएक्शन पढ़ रहे हैं वो NCERT का ही पढ़ें. उसमें आप डिटेल में जा सकते हैं कि अगर हम इसकी जगह कुछ और कर देते तो क्या प्रोडक्ट फॉर्म होता है, इस पर्टिकुलर प्रोडक्ट की क्या और प्रॉपर्टीज़ होती हैं, क्या क्या एप्लीकेशन होती है, कैसे ट्रेंड्स चेंज होते हैं एलिमेंट्स के. ये सब चीज़ें आप ज़रूर देखिए और डिटेल में देखिए, लेकिन ये मत करिए कि आप दुनिया भर की चीज़ें पढ़ने बैठ जाएं और आपका टाइम भी वेस्ट हो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से. अगर आपको रिसर्च करनी है तो बात कम्प्लीटली डिफरेंट है. तो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जितने भी रिएक्शंस होते हैं, जितनी भी जितने भी आपके इक्वेशंस होते हैं, वो इतना आप समझ लीजिए कि NCERT के बाहर का नहीं आता, कभी नहीं आएगा. ऐसा देखा गया और यही है. ये बात ज़रूर है कि आप NCERT को ध्यान से नहीं पढ़ते, बीच में कोई आपका पॉइंट जो है वो आपने मिस कर दिया और वो आ गया. मतलब आपको एकदम माइन्यूटली डिटेल में जाके अगर आपने इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ ली है NCERT से बस, तो भी आप इनऑर्गेनिक में बहुत अच्छा परफॉर्म कर जाएंगे. मैं जब पढ़ता था तो क्योंकि ओलंपियाड के लिए भी पढ़ता था, तो एक बुक आती है जो फॉरेन ऑथर की है, JEE, वो भी मैं देखता था. लेकिन मैंने एक चीज़ रियलाइज़ करी कि उससे मुझे कॉम्पिटिटिव एग्जाम में कोई एक्स्ट्रा एफिशिएंसी नहीं मिल रही है. उसके लिए जो एक चीज़ सबसे ज़्यादा काम आई है वो है NCERT. तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप NCERT अच्छे से पढ़िए. जो आप जहाँ का भी आप स्टडी कर रहे हैं, अपार्ट फ्रॉम योर कोर्स करिकुलम, आप किसी कोचिंग में हैं या कहीं का कोर्स मटेरियल आपने सब्सक्राइब किया हुआ है या टेस्ट सीरीज़ करी है, जो भी किया है उसके क्वेश्चंस लगाइए. लेकिन आप हमेशा NCERT के जो स्कोप है उसी में ही रहिए, तो आपकी टाइम की बचत होगी और आप अच्छे से प्रिपेयर कर पाएंगे. दूसरी चीज़ ये है कि जो ट्रेंड्स होते हैं, ट्रेंड्स आपको बहुत अच्छे से पता होनी चाहिए हर एलिमेंट के, क्योंकि उसके बेसिस में घुमा फिरा के क्वेश्चंस आ जाते हैं. JEE मेंस या नीट में एक बार को कम आए, लेकिन एडवांस, JEE और एम्स में काफ़ी चांस होते हैं आने के. तो इसलिए आपको थोड़ा सा कंसेप्चुअली देखना है जो आपकी पीरियोडिक टेबल है उसको. तो ये हो गई इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री की बात. इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के बाद अब आते हैं फिजिकल केमिस्ट्री में. तो जो फिजिकल केमिस्ट्री है ये बहुत ही ज़्यादा न्यूमेरिकल बेस्ड है. आप सबको भी पता है न्यूमेरिकल बेस्ड है ऑलमोस्ट पूरी. तो इसमें जो इंपॉर्टेंट चीज़ें होती हैं वो होती हैं कि आपको लॉज पता होने चाहिए. जो कि लॉज हैं लाइक आपका गैसियस स्टेट्स के लॉज हो गए और सॉलिड स्टेट्स के आपके लॉज हो गए, ये सारे जो लॉज हैं, कंडक्टिविटी के लॉज हो गए, तो वो आपको एकदम बेसिक से पता होने चाहिए. उसके बेसिस पे
जितने भी डिराइव होके फॉर्मूलाज आते हैं वो डिराइव करना आना चाहिए। आप में से बहुत सारे लोग ये गलती करते हैं कि आपने फिजिकल केमिस्ट्री में इक्वेशंस या फॉर्मूलाज रट लिए, ठीक है, आप मेंस को एक बार को निकाल लेंगे, नीट भी आप निकाल लेंगे, लेकिन आप लोगों को जब आप प्रिपरेशन कर रहे होते हैं तो आपको थोड़े अच्छे से अच्छी जगह का एस्पायर करना चाहिए, जिससे आपकी परफॉर्मेंस जो है एटलीस्ट उतनी नहीं तो उससे थोड़ी कम भी होगी तो भी आपको अच्छा डिज़ायरेबल रिजल्ट मिलेगा। तो इसलिए मैं आपसे कह रहा हूँ कि करने को तो आप फार्मूला भी कर सकते हैं, लेकिन एडवाइजेबल है कि आप फार्मूला रटे ना, फार्मूला याद कर लीजिए, ये मैं नहीं कह रहा याद नहीं करना है, टाइम बचता है फार्मूला याद करने से, लेकिन आपसे पूछा जाए फार्मूला क्यों आया है, फार्मूले में क्या क्या चीज़ें हैं, तो आपको एकदम बेसिक से पता होना चाहिए। जैसे स्टॉकियोमेट्री है सब्जेक्ट एक छोटा सा, तो स्टॉकियोमेट्री जो है मोल कॉन्सेप्ट हो गया, ये सब हो गया, मैंने देखा था बहुत सारे मेरे दोस्त हैं वो फार्मूला लगा रहे हैं, मैं आज तक कभी भी उसमें फार्मूला नहीं लगाया और मेरा आज तक एक भी स्टॉकियोमेट्री का क्वेश्चन गलत नहीं हुआ है। सारे क्वेश्चंस मैंने बेसिक जो यूनिटरी मेथड आपने 8th क्लास या 7th क्लास में पढ़ा था उससे किया है, बेसिक कंसेप्ट से किया है, ज़्यादा टाइम भी नहीं लगता है। स्टार्टिंग में आपको लगेगा कि यार यहाँ तो फार्मूला लगा देते हैं, मैं क्या ऊपर से नीचे ले जाके डिवाइड कर रहा हूँ, लेकिन आपको एक बार आदत हो गई तो आपको फार्मूला नहीं रटने पड़ेंगे। फार्मूला रटेंगे एग्जाम के टाइम भूल जाएंगे, या कुछ आपने एक साइन मैसअप कर दिया तो आपका आंसर हो गया गलत। तो उससे बचने के लिए कोशिश करिए जितना बेसिक से हो सके उतना आप इक्वेशंस को, फॉर्मूलाज को डिराइव करिए और उसकी अंडरस्टैंडिंग रखिए कि ऐसा क्यों डिराइव हुआ, उसको लॉ से रिलेट करके। तो ये आपका जो फिजिकल केमिस्ट्री है उसका इंपॉर्टेंट पार्ट है। दूसरा, जैसे आपने थ्योरी जो है लॉज की वो समझी अच्छे से, जो कंसेप्ट हैं वो समझे, फिर उसके बाद आपने न्यूमेरिकल्स अच्छे से लगाए, न्यूमेरिकल्स बहुत प्रैक्टिस करिए। न्यूमेरिकल्स हाँ एक चीज़ है, जैसे मैंने आपको इनऑर्गेनिक में बताया था कि एनसीईआरटी से सब कुछ आता है, इसमें वैसा उतना नहीं होता, इसमें आपकी चीज़ें कंसेप्ट वही रहेंगे लेकिन वो बहुत ज़्यादा इन डेप्थ में हो जाएंगे। तो एक अच्छा कोई स्टडी मटेरियल रेफर करके आप उसके इन डेप्थ में जाइए और न्यूमेरिकल प्रैक्टिस करिए। जितने न्यूमेरिकल प्रैक्टिस करेंगे उतना आपके एग्जाम में गलत होने के चांस कम होंगे। और आप भी जानते हैं जो फिजिकल केमिस्ट्री है सबसे ज़्यादा न्यूमेरिकल्स आते हैं। तो ये अपना हो गया फिजिकल केमिस्ट्री। अब आते हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। बहुत सारे लोग हैं जिनको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से डर लगता है। वो लोग क्या सोचते हैं, जैसे इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री तो रट ली जाती है, मतलब समझना थोड़ा होता है, रटना ज़्यादा होता है इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, क्योंकि भाई जो चीज़ है, जो प्रॉपर्टीज़ हैं वो हम कहीं से लॉजिकली तो प्रूव कर नहीं सकते हैं, वो सारी एक्चुअल चीज़ें हैं जो कि एक्सपेरिमेंट से प्रूव हुई हैं, तो उसमें तो केस अलग है। लेकिन जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है इसमें बहुत हद तक आप लॉजिक का यूज़ कर सकते हैं। मैं आपको बताऊं तो जितना मैंने ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ा है, या जो मेरे दोस्त हैं जो मतलब मेरे फ्रेंड सर्कल में हैं जो अच्छी रैंक्स के साथ क्वालिफाई करे हैं, सब लोग हम लोगों ने एक चीज़ ऑब्जर्व करी है कि जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में 70% कंसेप्ट्स हैं, बस 30% आपको रटना है। और बहुत सारे लोग हैं जो उल्टा समझते हैं। वो लोग क्या करते हैं, वो लोग मैकेनिज्म रट लेते हैं। अगर मैं आपसे बोलूं फर्स्ट हैंड कि भाई आपको हर रिएक्शन की मैकेनिज्म पता होनी चाहिए, तो आप क्या बोलोगे, हाँ भाई हमें रिएक्शंस की मैकेनिज्म पता है, हमें SN1, SN2, SNI और ये सारी जितनी भी रिएक्शंस होती हैं वो पता है क्या होती हैं। लेकिन मेरा पता होने से मैकेनिज्म मतलब है कि आपको एकदम बेसिक जो अफेक्ट्स होते हैं, इलेक्ट्रॉनिक अफेक्ट्स होते हैं, जो भी जितने भी आपके होते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक अफेक्ट और जितने भी अफेक्ट्स हैं, वहाँ से आप चीज़ों को डिराइव करना आपको आना चाहिए। सुनने में लग रहा होगा कि बहुत डिफिकल्ट है, बट डिफिकल्ट नहीं है, ट्रस्ट मी। एक बार आप अगर बेसिक कंसेप्ट जो होते हैं ना, गिनती से मेरे हिसाब से 10 से ज़्यादा कंसेप्ट नहीं है, आपके इलेक्ट्रोमैग्नेटिक जो अफेक्ट्स हो गए सारे वो हो गए, फिर उसके बाद आपके जो रिएजेंट्स हैं उनकी प्रॉपर्टीज़ हो गई, फिर आप मतलब जैसे पोलैरिटी हो गई, तो ये सारी जो चीज़ें हैं ना, फिर एक ये हो गया कि किस तरीके से होता है भाई आपका मतलब किस तरीके से रिएक्शंस होते हैं नॉर्मली इस पर्टिकुलर मीडियम में। तो कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो आप याद रख के जितने भी क्वेश्चंस दिए हैं कोशिश करिए, जैसे आपको कोई भी एक रिएक्शन मिला है तो उस रिएक्शन को एकदम बेसिक में जाके, बेसिक मतलब एकदम डेप्थ में जाके देखिए कि भाई बॉन्ड्स कैसे ब्रेक हो रहे हैं, किस डायरेक्शन में बॉन्ड्स ब्रेक हो रहे हैं, इलेक्ट्रॉन्स जो हैं पोलैरिटी की वजह से किधर मूव हो रहे हैं, कैसे मूव हो रहे हैं कि हमारा जो बॉन्ड है वो ब्रेक हो रहा है। तो ये चीज़ें आपको थोड़ी सी अच्छे से डेप्थ में पता होगी तो आपको ज़्यादा रटना नहीं पड़ेगा। मैं आपको ऑनेस्टली बता रहा हूँ, जैसे मेरा जब KVPY का इंटरव्यू था तब तक मैं 11th क्लास में था। वहाँ पे जो इंटरव्यूअर्स थे, जो साइंटिस्ट थे, उन्होंने मुझसे 12th का ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का फिजिक्स के साथ साथ बीच में क्वेश्चन पूछ लिया। क्वेश्चन था बहुत किसी ऐसे टॉपिक पे था जो कि मैंने तब तक पढ़ा नहीं था। तो
इंस्टेड की मैं बोलता मुझे नहीं आता है, मैंने उस चीज़ को बेसिक कंसेप्ट से, इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट्स, मैंने देखा कि भाई जो उन्होंने कंपाउंड, ऑर्गेनिक कंपाउंड दिया है उसमें क्या पोलैरिटी है, क्या क्या एलिमेंट्स लगे हैं, कौन सा एलिमेंट ज़्यादा पावर के साथ इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है, कौन सा ज़्यादा पावर के साथ रिपेल करता है, तो किस तरीके से बॉन्ड ब्रेक होगा, ये एनालाइज करके, मीडियम क्या है, एल्कोहलिक KOH है, एक्वस KOH है, ये समझ के मैंने अपनी तरफ से पूरा गैस वर्क करके एक मैकेनिज्म प्रिपेयर किया उसी टाइम, और वो फॉर्चुनेटली सही निकला। तो देखिए, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में भी बहुत सारे रिएक्शंस होते हैं जो कि हमें पता नहीं है, लेकिन वो होते तो मान लेते हैं कि हाँ भाई ऐसा होता होगा, लेकिन अगर उस ऐसा होता होगा का भी आप रीज़न एक बार को समझिए कि ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स इधर से इधर नहीं, इधर जा रहे हैं क्योंकि एक्सेप्शन है। तो मैं आपको लिख के दे रहा हूँ, पूरी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में अगर आपको 50 तो बहुत ज़्यादा नंबर है, 25 से ज़्यादा एक्सेप्शंस अच्छे लेवल के जो कंसेप्चुअल है नहीं मिलेंगे। 25 एक्सेप्शंस होंगे कंसेप्चुअल लेवल के, अगर वो आपको पता रहेंगे, एट मैक्स एक रफ फिगर बता रहा हूँ, तो आप कोई सा भी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का कॉम्पिटिटिव एग्जाम का सवाल आराम से सॉल्व कर सकते हैं। तो ये बात आपको ध्यान रखनी है। तो ये हो गया आपका ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। अब आपको जैसा कि पता है कि मेरा जो टेलीग्राम चैनल है उसमें मैं रेगुलरली नोट्स, शॉर्ट नोट्स, लॉन्ग नोट्स, स्टडी मटेरियल जो मेरा है, जो मेरे फ्रेंड्स का है, जो मुझे अलग अलग सोर्सेज से मिल रहा है, जो मुझे लगता है कि आप लोगों को बेनिफिशियल होगा, चाहे आप JEE के एस्पिरेंट हो, नीट के एस्पिरेंट हो, या इवन बोर्ड्स में आप पढ़ाई कर रहे हो लेकिन आप रेफर करना चाहते हैं कोई अच्छा मटेरियल, तो आप डेफिनेटली मेरे टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करिए। और अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ डू प्रेस द बेल आइकन। और आप सबसे एक रिक्वेस्ट है कि जैसे मैं जो है टू द पॉइंट एकदम कंटेंट बनाने की कोशिश करता हूँ जिससे आप लोगों को सारी चीज़ समझ आए, तो जितना आप ज़्यादा मेरे चैनल को स्प्रेड करेंगे अपने फ्रेंड्स में, उतना ही मैं अच्छा कंटेंट आपको ला पाऊँगा। और एंड में यही कहूँगा कि अगर आप चाहते हैं कि आपको किसी पर्टिकुलर टॉपिक पे वीडियो चाहिए तो आप प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए। ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो मुझे कमेंट में बताइए। और जितने भी अभी तक आप लोगों ने मुझे कमेंट्स करे हैं उन सब पे मैं वीडियो पे वर्क कर रहा हूँ कि कैसे मैं आपको अच्छे से बताऊँ चीज़ें प्रॉपर उस पर रिसर्च करके। तो प्लीज़ कीप कनेक्टेड एंड विश यू ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम्स। थैंक यू।